वापस आया था जी। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका दुर्गेश ये जानकारी देने के लिए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का कल 38 साल की उम्र में निधन हो गया। हर कोई प्रतीक यादव की मौत पर हैरान है, लेकिन उनकी मौत का राज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चला। लेकिन जिस डॉक्टर रुचि के पास प्रतीक यादव का इलाज चल रहा था, इंडिया न्यूज ने उनसे हर सवालों को जानने की कोशिश की है। आप भी सुनिए। प्रतीक यादव का कल निधन हो चुका है और वो अपना इलाज मेदांता में डॉक्टर रुचिता से करवा रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन कौन से मर्ज से जूझ रहे थे। मैडम, जिस तरीके से कल अकस्मात निधन हो गया है प्रतीक यादव का, मेदांता आए थे कुछ दिन पहले, आपसे कंसल्ट किया था, क्या कुछ बीमारियां थी उनको? मैम, सबसे पहले तो मैं मतलब अपने फीलिंग्स बताना चाहूँगी कि हमें बहुत दुख है ये सुन के कि प्रतीक सर अब नहीं रहे इस दुनिया में। बीमारियों की बात करें तो वो हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए हमारे साथ ट्रीटमेंट ले रहे थे। और अभी फ़िलहाल जो हुआ था ये एपिसोड उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का हुआ था, जिसमें उनको जो है सांस लेने में दिक्कत आई थी और चेस्ट पेन हुआ था। तो एक एपिसोड कुछ हफ्ते पहले डिटेक्ट हुआ था और मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद भी जब उनको बहुत सीवियर चेस्ट पेन हुआ तो वो इमरजेंसी में लैंड अप किए। और हम लोगों की टीम, कार्डियोलॉजिस्ट और सब ने मिल के देखा तो फाइनली ये समझ में आया कि जो ये थ्रोम्बस है ये बढ़ के हार्ट पे भी असर कर रहा है। तो हार्ट पे असर करना मतलब अपने आप में काफ़ी सीरियस डिजीज़ हो जाती है, जिसके बारे में सर को पूरी तरीके से नॉलेज थी। आई गेस अप्रैल वॉज द मंथ, अप्रैल में वो यहाँ हॉस्पिटलाइज। लास्ट अप्रैल 29 अप्रैल को एडमिट हुए थे और इमरजेंसी से सीधे आईसीयू में ही एडमिट हुए थे। आप लोगों ने उनका एक टाइम पीरियड सेट कर दिया था कि इनको इतने दिन रुकना है, या कुछ था? और ये भी खबर आई थी मैम कि वो उस टाइम ड्यूरेशन से पहले डिस्चार्ज होकर चले गए थे। हाँ बिल्कुल, जब आप ब्लड थिनर स्टार्ट करते, थ्रोम्बोलिसिस करते हो तो आप पेशेंट को फिर ये समझाते हैं कि आपको एटलीस्ट 5 डेज़ हॉस्पिटल में रहना है। तो लेकिन सर का थ्रोम्बोलिसिस होने के बाद एक दिन ही रुके वो, और अगले दिन वो नहीं रुकना चाह रहे थे हॉस्पिटल में क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी हॉस्पिटल से, वो बंद कमरे से और जो बीपी की जो मशीन्स होती हैं और सिस्टर का बार बार आना जाना, वो सो नहीं पाते। बहुत सारे रीज़न्स थे उनके, लेकिन मोस्टली यही वाले रीज़न्स होते थे। पहले भी एडमिट हो चुके हैं मेरे अंडर में, तो वो हमेशा ही डिस्चार्ज उनका ऐसा ही होता है कि प्लान डिस्चार्ज हम नहीं कर पाते। तो डिस्चार्ज नहीं हुए थे, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस था जिसको हम लामा कहते हैं। तो वो उसमें फिर मतलब सर ने बोला कि वो अपना कंटिन्यू ट्रीटमेंट करेंगे, काफ़ी समझाया गया, लेकिन वो ट्रीटमेंट घर से कंटिन्यू करना चाहते थे, जो एक अगेन रिस्क है। दैट मीन्स उनका ट्रीटमेंट घर से चल रहा था और उसको एज अ डॉक्टर आप रिस्क फैक्टर बताते हैं। बिल्कुल रिस्क है। तब भी वो अपने विश से ही गॉट डिस्चार्ज्ड। जी, पूरी फैमिली के मना करने के बाद भी सर उस समय 2 दिन और रुक जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। हालांकि वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था और लेकिन फिर भी वो जल्दी ही चले गए थे और ट्रीटमेंट आगे का उन्होंने फिर वहीं से कंटिन्यू किया था। क्योंकि मैम जिस तरह से हम देखते हैं इस पूरे एपिसोड को, वो अर्ली मॉर्निंग फेंट होते हैं अचानक से, फिर उनको सिविल रेफ़र किया जाता है। केजीएमयू में जब जाते हैं पोस्टमार्टम में कुछ ब्लूइश स्पॉट पाए जाते हैं उनके बॉडी पे। क्या इन सब का रिलेशन भी उनसे है? क्या ये बीमारियां उनको पहले थी, ब्लूइश स्पॉट आना नेल में? हालांकि विसरा जांच ऑलरेडी चल रही है, बट स्टिल अगर आपको ऐसा कुछ लगता हो। नहीं, ब्लूइश स्पॉट आप स्किन की बात कर रहे हैं ना, तो वो ब्लड थिनर पे हैं। तो ब्लड थिनर पे तो खून पतला होता है, तो ज़रा से भी चोट ज़्यादा दिखती है, तो वो उससे रिलेटेड हो सकता है कि जैसे अगर मान लीजिए अगर हाथ भी ऐसे लग जाए, तो जो पेशेंट्स हमारे ब्लड थिनर पे होते हैं उनको इजी ब्रूजिंग कहते हैं हम, वो हो सकता है कम चोट से भी। और उस समय तो वो गिरे हैं तो फिर चोट लगी होगी, डेफिनेटली लगी होगी। एंड ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो गए थे। एक चीज़ मैडम और भी जानना चाहूँगी मैं, जिस तरीके से यहाँ पर जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो क्या कुछ मेंटल उनको प्रॉब्लम भी थी, डिप्रेशन में भी रहा करते थे? सर को एंग्जाइटी इश्यूज़ काफ़ी टाइम से थे और उनका काम ऐसा था कि वो स्ट्रेस वाला ही था, तो स्ट्रेस की दवाई और एंग्जाइटी की दवाई कभी कभी उनको ज़रूरत पड़ती थी। वो मेडिसिन वो लेते भी थे,
फैट कम करने के लिए भी कोई ऑपरेशन यहीं से करवाया था उन्होंने? फैट कम करने के लिए दवाई पे वो कभी अग्री नहीं हुए थे। हम लोगों ने उनको ऑफ़र भी किया था, लेकिन वो कभी अग्री नहीं हुए थे, उन्होंने कभी दवाई नहीं ली थी। ऑपरेशन उन्होंने किसी और हॉस्पिटल से कराया था, हमारे यहाँ नहीं कराया था, बल्कि वो हाई रिस्क थे क्योंकि वो 2 साल से हमारे ट्रीटमेंट में थे और हम नहीं चाहते थे कि वो कोई सर्जरी कराते। तो उनको पता था कि मैं अग्री नहीं करूँगी, तो उन्होंने हमसे कोई डिस्कशन नहीं किया कि वो सर्जरी कराने जा रहे हैं, और सर्जरी के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने सर्जरी कराई है। एंड मैम ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन उनका नेचर कैसा था?